मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी और जीजा जी हमारे साथ ही रहते थे। हर रात उनके कमरे से आवाज आती और मैं उनके कमरे की ओर देखती रहती थी। एक रात मैं छुपकर जीजू के कमरे में देख रही थी कि तभी जीजू ने मुझे देख लिया और मैं डर कर अपने कमरे में आ गई। उसके बाद से जीजू मुझसे बहुत बातें करने लगे और मुझे उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन हम दोनों घर पर अकेले थे। जीजू मेरे कमरे में आए और बातें करने लगे। बातें करते करते हम दोनों बहुत करीब आ गए। थोड़ी देर बाद जीजू ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे पलंग पर। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन 23 वर्ष की है और मैं 20 साल की हूँ। मेरे माता पिता बहन की शादी के लिए सही लड़का ढूंढ रहे थे। एक दिन पिता ने अपने ऑफिस के एक लड़के को बहन के लिए पसंद किया। माँ बाप को घर में एक दामाद चाहिए था क्योंकि घर में कोई लड़का नहीं था। पिताजी का मानना था कि घर में एक पुरुष होना चाहिए। माँ बाप को दामाद चाहिए था, लेकिन वह उनकी पसंद का होना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। जब पिताजी ने बहन को उस लड़के से मिलवाया, तब उसने कुछ दिनों बाद शादी के लिए हाँ कह दी। बहन का मन साधारण तरीके से शादी करने का था। जीजू का परिवार नहीं था। उनके पास केवल एक बहन थी जिसका पहले ही विवाह हो चुका था। जीजू को भी साधारण तरीके से शादी करना पसंद था। कुछ दिनों बाद बहन और जीजू मंदिर में शादी के लिए आए। शादी के बाद जीजू हमारे घर दामाद के रूप में आए। मेरे पापा व्यवसायी थे। माँ बाप को उनकी छोटी बेटी यानी कि मुझे 20 साल की होने पर बहुत थकान महसूस होती थी। पिताजी ने बहन के लिए कई लड़कों को देखा था, लेकिन अंततः उन्हें अपनी कंपनी के एक लड़के पर पसंद आया। मेरे नए जीजू का व्यवहार बहुत अच्छा था। उनकी और बहन की जोड़ी देखकर मैं सोचने लगती थी कि कहाँ मेरी बहन और कहाँ मेरे जीजू। जीजू ने घर में कदम रखते ही माँ बाप को नमस्कार किया, जबकि बहन जीजू के प्रति थोड़ी नाराज थी। दूसरे दिन बहन ने शादी के बाद पहली बार घर में कुछ मीठा बनाने का फैसला किया, लेकिन वह रोज हमेशा की तरह देर से उठ गई। उसकी जगह जीजू ने मिठाई तैयार की और सबके लिए पेश की। जीजू ने नाश्ते भी तैयार किया था। जब हम नाश्ता कर रहे थे, जीजू ने सभी का मन जीत लिया। नाश्ते के दौरान जीजू का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था और मैं केवल हर बात पर सिर हिलाते रही। उस दिन पिताजी ने बहन से पूछा, अंकिता, मैं तुम्हें मेरे व्यवसाय की जिम्मेदारी देकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा? पिताजी ने कहा, अगर तुम मेरी कंपनी का काम ठीक से नहीं संभाल पाई तो कोई बात नहीं। पिताजी की बात सुनकर बहन बोली, पापा, आप चिंता मत करो। मैं केवल थोड़ी थकी हुई थी, इसलिए आज ज्यादा सो गई, लेकिन अब मैं रोज कंपनी में जाऊंगी और कुछ नया सीखूंगी। आप अब आराम करिए, आपका दामाद भी है। उस दिन सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। जीजू वहां थाली साफ कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। जब मैं थाली उठाने लगी, तब गलती से मेरा हाथ जीजू के हाथ से लग गया। उस वक्त हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। जीजू ने मुझे प्रेम भरी नजर से देखा और मैं हंसकर वहां से जाने लगी। तभी जीजू ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, तेरा नाम पूजा है ना? तू इतनी शांत क्यों है? कल से मैंने तुझे एक भी शब्द बोलते नहीं देखा। तेरे माँ बापा ने तुझे बुलाया, तब मैंने तेरा नाम सुना। क्या तुझे मेरे कमरे में रहना पसंद नहीं है? जीजू मुझसे खुलकर बातें करने लगे। उस समय उन्हें मेरे बारे में थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। मैंने कहा, आप जैसे परफेक्ट जीजू मुझे मिले हैं, यह तो मेरी किस्मत की बात है। मेरी तारीफ सुनकर जीजू ने कहा, पूजा, मेरी इतनी तारीफ मत कर। उस दिन से हमारे बीच में थोड़ी मस्ती का माहौल बन गया, लेकिन मैं आगे क्या होगा इस बारे में नहीं सोच रही थी। ऐसा करते करते बहन की शादी को 1 महीना हो गया था। 1 महीने बाद बहन ने घर में एक मीठी खबर सुनाई, माँ पापा, अब आप दादा दादी बनने वाले हैं। यह सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए। पिछले कुछ दिनों से बहन पिताजी के व्यवसाय में भी मदद कर रही थी। मीठी खबर सुनते ही माँ पापा ने बहन से कहा, अब तू ज्यादा भाग दौड़ मत कर, तुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी है। लेकिन बहन ने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना है। मैं पिताजी का व्यवसाय संभाल सकती हूँ। बहन थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई और विचार किए बिना यह सब बोल गई। जीजू को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा। बहन के जाने के बाद जीजू ने माँ पापा से कहा, आप अंकिता की बातों पर ध्यान मत दें। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए वह कुछ भी शायद बोल देती है।
माँ पापा को भी पता था कि उनकी बड़ी बेटी को गरीब हालात का लड़का पसंद होगा। ऐसा होना संभव नहीं था, लेकिन उसकी चिड़चिड़ापन की वजह से घर में तनाव पैदा हो रहा था। पिताजी ने जीजू के कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखा और अंदर चले गए। इसके बाद जीजू भी वहां से चले गए। उनके चेहरे पर जो उदासी थी वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी। मैं अपने कमरे में जाने लगी, तभी माँ सामने आई और कहा, तू जा और जीजू से थोड़ा बात कर। उन्हें घर में अजनबी जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, माँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बहन ने अपनी बातों में सब कुछ कह दिया है। माँ ने कहा, अगर हम अब बात नहीं करेंगे तो उन्हें घर में पराया महसूस होगा। माँ की बातों के अनुसार मैंने जीजू से बात करने का फैसला किया। जब मैं जीजू के पास गई तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर उन्होंने तुरंत चेहरा मोड़ा और आंखें पोंछने लगे। फिर वो हंसकर मुझसे बात करने लगे। जीजू ने कहा, पूजा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कोई काम है? मैं जीजू के पास बैठकर पूछने लगी, जीजू, क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप कितना भी हंसी, लेकिन मैंने आपकी आंखों में उदासी देखी है। क्या आपका और बहन का सब ठीक है? आपको पता है, अब आप माँ पापा बनने वाले हैं, तो आप दोनों में प्यार क्यों नहीं दिखता? जीजू ने कहा, कदाचित अंकिता को ये सब जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि वे शायद अपनी बहन के साथ ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। यह समझने के बाद मैंने जीजू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। जीजू ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम मुझसे बात करने आई हो? यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मुझे महसूस होने लगा कि जीजू की नजर मुझ पर है। एक रात मुझे याद आया कि मेरी परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली थी। उस रात मैंने रिवीजन किया और रात के 10 बजे तक पढ़ाई की। मुझे नींद आ रही थी। मैं हर रोज रात को 9 बजे सो जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने 1 घंटा और जागने का निर्णय लिया। इसलिए मैंने खुद को जागृत रखने के लिए रसोई में जाकर कॉफी बनाने का सोचा। जब मैं रसोई की ओर जा रही थी, मेरी नजर मेरी बहन के कमरे पर गई। बहन की शादी के बाद मैंने कभी उनके दरवाजे की ओर देखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस रात मुझे उनके कमरे की ओर देखना चाहा। मैं धीरे धीरे बहन के कमरे के दरवाजे के पास गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे की दरार से भीतर झांका। अंदर बहन और जीजू थे। जीजू बहन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर मुझे ऐसा लगा कि जीजू बहन के साथ खुश नहीं है या उन्हें उनसे अपेक्षित सुख नहीं मिल रहा है। यह सोचकर मैंने वहां से जाने का फैसला किया। बिना कुछ सोचे समझे मैं वापस आई और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। लेकिन अगले 2-3 दिन मेरा ध्यान दोबारा बहन के कमरे की ओर जाने लगा। अब मुझे रात भर जागने की आदत हो गई थी। एक रात जब मैं फिर से बहन के कमरे की ओर गई, अचानक जीजू मेरे सामने आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ी डर गई। जीजू ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई के लिए जागी हूँ, कॉफी बनाने आई हूँ। जीजू ने कहा, मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना दो। जब मैं कॉफी बना रही थी तब जीजू मेरे पास खड़े थे और मुझे देख रहे थे। उन्होंने पूछा, पूजा, तुम रोज हमारी कमरे की ओर क्यों आती हो? तुम्हारी बहन शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तुम पर है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मुझे लगा जीजू ने मेरी नजर में कुछ देखा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहन वहां आई और उसने जीजू को गुस्से से देखा। बहन ने कहा, रोहन, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी छोटी बहन के साथ अकेले बात कर रहे हो। यह कहकर वह वहां से चली गई। बहन के आने से जीजू को जैसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी शर्मीली भी नजर आ रही थी। वे कॉफी न लेकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद मैंने जानबूझकर भी बहन की तरफ नहीं देखा। इसी दौरान मेरे पेपर खत्म हो गए। अंतिम पेपर के दिन अचानक मेरी साइकिल की चैन खराब हो गई। हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए पिता ने मुझे स्कूटी दिलाने का सोचा था, लेकिन मैं तबीयत से ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खुद साइकिल पर कॉलेज जाने का तय किया। साइकिल की समस्या के कारण मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया। जब मैं अपनी साइकिल को ठीक कर रही थी, तभी बहन ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। उसने कभी यह नहीं पूछा कि क्या मैं कॉलेज में जा रही हूँ। उसी समय जीजू वहां रुके और उन्होंने मुझे मदद का हाथ दिया।
जीजू ने 15 मिनट में मेरी साइकिल ठीक कर दी और मुझे कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारी साइकिल फिर से खराब हो गई तो तुम अकेले क्या करोगी? इस पर मैंने उन्हें साथ देने का निर्णय लिया। जब मैं जीजू के पीछे साइकिल पर बैठी थी, कई बार मेरा हाथ गलती से उनके कंधे पर जा रहा था। 2 घंटे बाद जब मैं कॉलेज से बाहर आई तो मैंने देखा कि जीजू मेरा इंतजार कर रहे थे। वे मुझे घर ले जाने आए थे। जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो मैंने कुछ सवाल पूछने से पहले ही देखा कि जीजू ने एक घर के सामने गाड़ी रोक दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए। मैंने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये घर किसका है? उन्होंने बताया, ये मेरा छोटा घर है। शादी से पहले मैं यहाँ रहता था, लेकिन शादी के बाद मैं यहाँ नहीं आता। तुम्हारी बहन को मेरा यह घर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाने का तय किया। मुझे पता है कि तुम अपनी बहन की तरह मुझ पर चिढ़ने वाली नहीं हो। उन्होंने कहा, तुझे हमारा यह घर कैसा लगा? मैंने उस 3 कमरों के घर की तारीफ की तो जीजू खुश हो गए। मैंने कहा, आप इसे अपना घर क्यों कहते हैं? यह तो आपके लिए है। इस पर उन्होंने कहा, फिर क्या तुम मेरी हो? उनके इस सवाल पर मैं सोच में पड़ गई। जीजू ने मुझे बिस्तर पर बैठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि शायद वे कुछ कहने वाले हैं। मैं रुककर उनकी बात का इंतजार करने लगी, लेकिन जीजू सिर्फ मेरा हाथ थामे गहरी सांस ले रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कहा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। तुम मुझे पसंद आने लगी हो। ये कहते हुए जीजू ने मेरे दोनों हाथ अपने कंधों पर रखे और मेरी कमर को मजबूती से पकड़कर मुझे पास खींचा। मैं पहले ही जीजू की तरफ आकर्षित हो चुकी थी, इसलिए मुझे भी उनका ऐसा व्यवहार पसंद आ रहा था। इसके बाद जीजू ने मुझे धीरे धीरे वहीं लेटाने की कोशिश की और वे सुख लेने लगे। वह सुख उन्हें शादी के बाद से अपनी बहन से नहीं मिल रहा था और मुझे भी उस पल में आनंद आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर थोड़ी सी बातें करने लगे। फिर मैंने अपना हाथ अलग किया और कहा, अब हम घर चलें। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मैं कुछ समझ नहीं सकी। उस रात हम सबने एक साथ खाना खाया। माँ पापा बहन के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। माँ पापा ने बताया, अंकिता, तुम्हारा 7वां महीने कुछ महीनों में शुरू होगा, इसलिए हम तुम्हारा कार्यक्रम थोड़े धूमधाम से करेंगे। माँ पापा की बातें सुनते हुए बहन अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसकी वाणी से लग रहा था जैसे उसे अपने बच्चे के जन्म के बारे में कोई विशेष खुशी नहीं थी। उसने माँ पापा की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। उस रात अचानक जीजू मेरे कमरे में आए। मैं अपने सामान के बीच बैठकर मोबाइल देख रही थी। जीजू को देखकर मैं कुछ घबरा गई और सामान को किनारे रखने लगी। उस समय मैं शॉर्ट कपड़ों में थी, इसलिए जीजू को देखकर मैं इधर उधर देखने लगी। जीजू हंसते हुए बोले, पूजा, मुझे देखकर शर्माओ मत। तुम्हारा जीजू समझदार है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सामान किनारे रखो और बेफिक्र होकर मेरे सामने बैठो। उनकी बात सुनकर मैंने सामान को किनारे रखा और उनके सामने बैठ गई। जीजू मेरे साथ बेवजह बातें करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरे अध्ययन के बारे में पूछा और मेरी आंखों में देखने लगे। उनकी नजर मुझ पर बहुत गहराई से थी और मुझे यह महसूस हो रहा था कि वे मुझे किस नजर से देख रहे हैं। जीजू ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देर से सोने की आदत पड़ गई है। उनका यह कहना सुनकर मैंने अपनी बहन को एक संदेश भेजा। बहन ने मेरा संदेश पढ़ते ही तुरंत मेरे कमरे में आ गई। जैसे ही बहन आई, जीजू तुरंत कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद जब बहन बाहर गई तो मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अचानक मुझे खांसी आई। मेरी कमरे में रखी पानी की बोतल खत्म हो गई थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। जब मैं बाहर निकली तो मेरी नजर बहन के कमरे की ओर गई। मैं वहां से बहन और जीजू की आवाजों की तरफ ध्यान देने लगी। जीजू बहन से कह रहे थे, माँ बाप अब तुम्हारे बच्चे के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बोली? बहन ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे पति हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास मेरे परिवार और मुझ पर कोई अधिकार है। बहन के इस कठोर शब्दों से मुझे एहसास हुआ कि जीजू को कितना दुख पहुंचा होगा और मुझे बहुत बुरा लगा। बहन जीजू के साथ जिस भाषा में बात कर रही थी वह बहुत कठोर थी, लेकिन मैं उस स्थिति में बहुत शांत थी।
और मुझे इस बात का आनंद भी हो रहा था कि जीजू को यह सब सहन करना पड़ रहा है। अगले दिन जीजू बहुत उदास दिख रहे थे। वे बहन के साथ ऑफिस नहीं गए थे। मैं पूरे दिन उनसे बात करने का प्रयास करती रही, लेकिन वे बहुत नाराज थे। एक रात मैंने देखा कि जीजू कहीं बाहर जा रहे हैं। वे कभी रात को बाहर नहीं जाते थे। मैंने घर वालों को बताया कि मैं पानी पूरी खाने जा रही हूँ और उनके पीछे चली गई। मैंने देखा कि वे अपने पुराने घर में गए हैं, इसलिए मैं भी उस घर में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि वे अपने बेडरूम में बैठे थे। मुझे देखकर जीजू हैरान हो गए और बोले, पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उनके सामने सीधे बोलने लगी, जीजू, मुझे सच सच बताइए, बहन ने जिस तरह से आपसे बातें की वह बहुत अपमानजनक थी। जीजू ने कहा, तुझे मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। वे शांत हो गए, लेकिन अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरी पीड़ा समझ सकती हो। तुम्हारी बहन के गर्भ में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। मैंने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। उनके यह शब्द सुनकर मैं चौंक गई। जीजू अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मेरे सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। तभी बहन वहां आई और उसके साथ माँ पापा भी थे। बहन हमें देखकर चिल्लाई, माँ पापा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने मेरे लिए गलत पति चुना है। अब मैं गर्भवती हूँ और यह मेरी बहन पर नजर रखता है। पापा, अब भी मुझ पर विश्वास रखो और इस नालायक को घर से बाहर निकालो। बहन के इस शब्दों से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तय किया कि अगर आज सबको पता नहीं चला तो सब बिगड़ जाएगा। फिर मैंने माँ पापा के सामने बहन को चिल्लाते हुए कहा, नालायक लड़की, अब भी यह सब बंद कर दे। पिछले कुछ महीनों से तुम इस इंसान को गलत नाम देती आ रही हो। तुम उसे अपराधी कहते हो, लेकिन असली गलती तो तुम्हारी है। तुम अपने जन्मदाता को भी पहचान नहीं सकती। तुम्हें अपने माँ पापा के लिए क्या करना है यह भी समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने माँ पापा को बहन का सच बताया। माँ पापा, बहन ने तुम्हें अंधेरे में रखा है। उसके गर्भ में उसके प्रेमी का बच्चा है और यह सब उसके शादी से पहले हुआ है। शादी के कुछ दिनों बाद जब जीजू को पता चला कि बहन किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, फिर भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसका प्रेमी कह रहा था कि तुम्हारे पिता को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, तब जाकर मेरा तुमसे विवाह हो सकेगा। लेकिन बहन को यह सब गलत नहीं लग रहा था। शादी के बाद भी वह अपने प्रेमी के साथ घूमती रहती थी और आज तो वह हम सभी पर हर चीज के लिए दोष लगा रही थी। यह सुनकर माँ पापा दंग रह गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फिर माँ ने बड़ा फैसला लिया और बहन से कहा, आज तुम अपने उस प्रेमी को फोन करो और उसे बताओ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम संपत्ति से हटा दिया है। अब उसे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बिना किसी संपत्ति के स्वीकार करना होगा। आज के बाद तुम हमारे साथ नहीं हो। बहन ने माँ को जवाब दिया, नहीं, मेरा प्रेमी मुझे जरूर स्वीकार करेगा। तुम उसके बारे में कुछ मत बोलो, लेकिन मेरा प्रेमी मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर बहन ने सामने अपने प्रेमी को फोन किया और सारी बातें बताईं। जब उसे पता चला कि माँ पापा ने बहन का नाम संपत्ति से हटा दिया है, तो उसने बहन को बहुत बुरा भला कहा। वह बोला, मेरे और तुम्हारे तथा तुम्हारे पेट में बच्चे के साथ अब कोई संबंध नहीं है। आगे से मुझे फोन मत करना। यह कहते हुए उसने फोन काट दिया। कुछ ही मिनटों में उसने बहन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तब बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ पापा ने उसे समझाने की कोशिश की और उसने अपने झूठे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद बहन को अपने पति के महत्व का एहसास हुआ और वह जीजू के साथ रहने लगी। उसने जीजू को सम्मान देना शुरू कर दिया और उसे जीवन का असली मूल्य समझ में आ गया। इसके बाद मैंने जीजू से दूरी बनानी शुरू की, क्योंकि जीजू अब खुश थे और उन्हें किसी दूसरे साथी की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक कंपनी में काम करती हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं अब तक सिंगल हूँ। लोग अक्सर मेरी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे लिए केवल बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। मुझे जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा सम्मान करे और मुझे समझे। पिछले कुछ समय से मेरे ऑफिस के एक सहकर्मी रोहन मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। रोहन के साथ काम करना हमेशा बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों अक्सर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते थे
और हमारी आपसी समझ भी काफी अच्छी थी। रोहन का स्वभाव बेहद मिलनसार और हंसमुख है। वह हर समय मुस्कुराते रहते थे और ऐसी बातें करते थे जो न सिर्फ मजेदार होती थीं, बल्कि मेरे दिल को छू जाती थीं। उनकी संगत में मुझे एक सुकून सा महसूस होता था और उनके साथ समय बिताना हमेशा खास लगता था। काम के बाद कभी कभी हम साथ में बाहर भी जाया करते थे। ऑफिस के पास के किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना और हल्की फुल्की बातें करना हमारे लिए आम बात थी। इन छोटी छोटी मुलाकातों ने हमारे बीच एक खास रिश्ता बना दिया था। लगभग 1 साल तक साथ काम करने के बाद एक दिन रोहन ने मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने मुझे ऑफिस के बाद मिलने को कहा। मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी मैं गई। जब मैं वहां पहुंची तो रोहन ने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा, सुनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं पिछले कई महीनों से यह सोच रहा हूं, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी खूबसूरती ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मेहनत और दूसरों के लिए तुम्हारा सम्मान मुझे बहुत आकर्षित करता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बातों ने मुझे अंदर तक छू लिया। उसकी आंखों में सच्चाई और उसके शब्दों में गहराई थी। मैंने बिना कोई झिझक हाँ कह दिया। उस पल मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया है। उसके बाद रोहन ने मेरे परिवार से मिलने की इच्छा जताई। उसने कहा, अगर हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो मैं पहले तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। मैंने उसकी बात से सहमति जताई और उसे अपने घर बुलाया। जब वह मेरे घर आया और हमारे रिश्ते के बारे में बताया, उन्होंने हमारे प्यार को सम्मान दिया। रोहन के परिवार वालों को भी मैं पसंद आई। अंत में 2 परिवारों की सहमति से हमारी शादी तय हो गई। शादी की तारीख 20 दिन बाद तय हो चुकी थी और घर में तैयारियां अपने चरम पर थीं। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था और घर का माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया था। शादी का हर पल मेरे लिए एक सपने जैसा था। हालांकि इन सब के बीच मैं अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं ले पाई थी। निजी कंपनी में काम करना हमेशा एक चुनौती होता है और वहां छुट्टी मिलना आसान नहीं था। इसलिए सुबह ऑफिस जाना और शाम को शादी की तैयारियों में परिवार के साथ जुटना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। यह सब बहुत थकाने वाला था, लेकिन मन में उत्साह और खुशी इतनी थी कि थकान महसूस ही नहीं होती थी। रोजाना रात को मैं रोहन को फोन करती और हम घंटों बातें करते। हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। शादी के बाद की जिंदगी के बारे में सपने देखते, कभी कभी हनीमून की जगह के बारे में भी चर्चा करते। मेरे ऑफिस के सहकर्मी भी हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे। वे अक्सर मजाक में कहते, सुनीता, अब तो तुम जल्द ही मिस से मिसेस बनने वाली हो। उनके ताने और मजाक मुझे परेशान नहीं करते थे, बल्कि मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खुशी पर गर्व था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, मेरा दिल रोहन के साथ एक खूबसूरत भविष्य के सपने देख रहा था। मैं उसकी पत्नी बनने का सपना देखती और खुद को बहुत भाग्यशाली समझती। हालांकि दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरी दुनिया में जहां हर चीज खूबसूरत लग रही थी, वहां कुछ ऐसा घटने वाला था जो मेरे पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा। एक दिन की बात है, जब रोहन ऑफिस नहीं आया। वह बीमार था और उसने मुझे सुबह फोन करके बताया था कि वह आज आराम करेगा। उसका ऑफिस न आना मेरे लिए थोड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि हमारी टीम के कई काम अटके हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ा। पूरा दिन मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स के बीच भागते हुए गुजरा। जब मैंने अपना काम खत्म किया तो रात के 10 बज चुके थे। थकावट मुझ पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, लेकिन मुझे घर भी लौटना था। जैसे ही मैं सड़क पर उतरी और रिक्शा खोजने लगी, बारिश शुरू हो गई। पहले तो हल्की फुहारें थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह तेज बारिश में बदल गई। मेरे पास छतरी नहीं थी और मैं सड़क किनारे खड़ी होकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगी। लेकिन रात के इस समय सड़कें लगभग खाली थीं और कहीं कोई ठहरने की जगह नजर नहीं आ रही थी। बारिश ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड लगने लगी थी।
मेरा फोन भी भीगने के डर से मैंने बैग के अंदर रख दिया था। हर गुजरती हुई गाड़ी को देखकर मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई रिक्शा आ जाए, लेकिन मेरी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। अब मुझे डर लगने लगा था। ये इलाका सुनसान हो गया था और इतनी देर रात बाहर खड़े रहना सुरक्षित नहीं था। तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी की खिड़की धीरे धीरे नीचे सरकी और अंदर से एक युवक ने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पहले तो मैं चौंक गई और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैंने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह युवक मेरे ऑफिस का नहीं था, लेकिन वह हमारे ऑफिस के सामने वाले ऑफिस में काम करता था। मैंने उसे कई बार लिफ्ट में आते जाते देखा था। एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद जब मैं रिक्शा का इंतजार कर रही थी, उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, लेकिन उसी समय रोहन बाइक लेकर आया और मैं उसके साथ चली गई थी। आज रोहन यहाँ नहीं था और वह युवक फिर से लिफ्ट देने का प्रयास कर रहा था। मैंने सोचा कि अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे मना करते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ। उसने मेरी बात सुनकर कुछ पल सोचा, फिर गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गया। उसने कहा, रात के 11 बज चुके हैं। इस समय बारिश इतनी तेज है कि तुम्हें ऑटो मिलना लगभग नामुमकिन है। सड़क भी सुनसान है और इस तरह एक लड़की का अकेले खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। प्लीज मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने हालात को ध्यान में रखते हुए उसकी बात मानने का फैसला किया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, धन्यवाद। फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने तुरंत हीटर चालू कर दिया ताकि ठंड से मुझे कुछ राहत मिले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भीग चुकी हो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मेरा घर यहाँ से पास ही है। पहले वहां चलो, कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इस बारिश में ठंड लग सकती है। मैं उसकी बात पर विचार करने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि घर पहुंचने तक मैं और ज्यादा भीग जाती। यह सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यह कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। कुछ ही मिनटों में हम उसके घर पहुंच गए। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और तुरंत एक तौलिया लाकर दिया। उसने कहा, तुम ये तौलिया ले लो, अपना सामान यहाँ रख दो और थोड़ा सुखा लो। उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में सब कुछ बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा था। उसने अपनी अलमारी खोली और वहां से एक शर्ट और पैंट निकालकर मुझे दी। उसने कहा, तुम ये पहन लो, जब तक तुम्हारे कपड़े सूखते हैं तब तक यह पहन सकती हो। उसकी बात सुनकर मैंने हिचकिचाते हुए कपड़े ले लिए। फिर वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने शरीर को पोंछते हुए सामने दर्पण में देख रही थी। मैंने तय किया कि पहले अपने बाल सुखा लूं, क्योंकि गीले बालों के कारण मुझे सिर दर्द होने लगता है। मैं धीरे धीरे अपने बाल सुखा रही थी। इससे पहले कि मैं कपड़े पहन पाती, अचानक वह कमरे में आ गया। उस समय मैं केवल तौलिए में थी। उसने मुझे ऐसी स्थिति में देखा और कुछ क्षण के लिए वह चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर उसने तुरंत सॉरी कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत असहज हो गई थी। एक अनजान युवक ने मुझे इस स्थिति में देखा था और मेरी शर्म से मैं राहत नहीं महसूस कर पा रही थी। मैंने तुरंत उसका शर्ट पहना, लेकिन उसकी पैंट मुझे फिट नहीं थी, इसलिए मैंने तौलिए से खुद को ढक लिया और बाहर निकल गई। वह मुझे देखकर बोला, माफ कर दो, पर मैंने दरवाजा खटखटाया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मुझे एहसास हुआ कि उसने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मैं इतनी असहज थी कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मैंने कहा, जो कुछ हुआ वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं बहुत भ्रमित महसूस कर रही थी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि मेरे कपड़ों का क्या किया जाए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं, उन्हें सूखने में आधा घंटा लगेगा, तब तक थोड़ा आराम करो। उसने कहा, चलो कुछ खाते हैं। उस रात जब हम दोनों रसोई में गए, उसने मेरे लिए आमलेट और चाय बनाई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने प्लेटें लगाईं और हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही मैं खाने लगी, मैंने महसूस किया कि वह बार बार मेरी तरफ देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि शायद मेरी शर्ट का ऊपरी बटन खुला हुआ है।
ये सोचते ही मैं थोड़ा असहज हो गई और तुरंत अपने शर्ट का बटन ठीक करने लगी। वह इस पर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अचानक उसने मेरी ओर झुककर कहा, तुम प्रियसोम पहन लो, मैं तुम्हारे लिए लाकर देता हूं। मैंने उसकी बात सुनी और थोड़ी हैरानी में पड़ गई। हालांकि उसकी बात में कोई गलत इरादा नहीं लगा। उसने मेरे लिए अलमारी से प्रियसोम निकाला और मुझे पकड़ाते हुए कहा, यह पहन लो, इसमें तुम ज्यादा आराम महसूस करोगी। मैं प्रियसोम लेकर कमरे की ओर चली गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन शायद गड़बड़ी में दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यह बात मेरी नजरों से छूट गई। मैं प्रियसोम पहनने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बिना दरवाजा खटखटाए वह फिर से अंदर आ गया। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन वह मेरे करीब आया और मुझे अपनी गोद में ले लिया। मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और बहक गई। मैं अचानक उसके प्रेम में खो गई। मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। उसका स्पर्श अलग सा लग रहा था। आधे घंटे बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्या कर रही हूं? क्या यह सही है? जैसे ही यह विचार आया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे रुकने को कहा, तू ये क्या कर रहा है? मैं तुझे अच्छे से जानती भी नहीं। तब उसने शांति से कहा, मेरा नाम संतोष है। यह सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि वह मेरे पास के ऑफिस का सीईओ था। वह बहुत अमीर और प्रतिष्ठित था। मुझे उसका चेहरा परिचित लगा, क्योंकि कई बार लिफ्ट में हम आमने सामने आए थे, लेकिन मैंने कभी उसे ध्यान से नहीं देखा था। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और कहा, अब कुछ भी मत कर। वह रुक गया और मेरे आंखों से आंसू देखकर कमरे से बाहर चला गया। उसने सीमा पार नहीं की थी और मेरा सम्मान सुरक्षित रखा था। मैंने देखा कि मेरे कपड़े सूख चुके थे। मैंने कपड़े पहने और बाहर आई। संतोष शांति से बैठा था और मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे उससे बात करनी थी। वह मेरी ओर न देखकर बोला, चल, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं सुनीता। हम दोनों गाड़ी में बैठे। मुझे उम्मीद थी कि संतोष हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ बोलेगा, लेकिन वह चुप रहा। उसने मेरी ओर देखे बिना गाड़ी चलाई। जब हम मेरे घर के पास पहुंचे तो उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम छाता ले सकती हो। मैंने उसकी ओर देखा और वह शांत था। उसने अपनी पर्स से एक कार्ड निकालकर मुझे दिया। मैंने कार्ड लिया, लेकिन उसके न बोलने से मैं असहज हो गई। अचानक मैंने खुद को रोकने का फैसला किया। मैं गाड़ी से उतरकर घर में आई। अपने बेडरूम में जाकर मैं आधा घंटा विचार करती रही। मैंने उसके कार्ड को देखा जिसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे मैंने उसका नंबर डायल किया। संतोष ने फोन उठाया। मैंने कहा, मैं सुनीता हूं। आज जो कुछ भी हुआ तो वह मुझे बीच में ही रोककर बोला, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। उसका यह बोलना सुनकर मैं गोंधल गई। फोन रखकर अपने बेड पर लेट गई और उन पलों में खो गई। दूसरे दिन सुबह मैंने संतोष को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज शनिवार था, इसलिए छुट्टी थी। इसका मतलब था कि संतोष मुझे ऑफिस में नहीं मिलने वाला था। उसका जवाब तुरंत आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी के लिए शॉपिंग पर जाना था, लेकिन मैंने लिखा, मैं फ्री हूं। इस पर उसने लिखा, मेरे घर आ जाओ 12 बजे, दोपहर का खाना तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी देखी, 10 बजे थे। मैं तुरंत तैयार हुई और अपने माता पिता को बताया कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। असल में मुझे संतोष से मिलना था। हमारे बीच जो हुआ उससे मेरे मन में गड़बड़ मच गई थी। मैं 12 बजे उसके घर पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुलाया और कहा, खाना तैयार है, पहले खा लो, फिर बात करेंगे। हमने खाना खाया। खाने के बाद मैंने कहा, संतोष, कल जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मेरा विवाह तय हो गया है और 20 दिनों में शादी होनी है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा और दुहक स्पष्ट हो गया। वह कुछ समय चुप रहा। जब मैं जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम अपना विचार बदलती हो तो मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसकी आंखों में उसके लिए प्रेम का एहसास हो रहा था। उसका एक साधा स्पर्श भी मेरे पूरे शरीर में एक अनोखा कंपन पैदा कर रहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं इतनी कमजोर क्यों हो रही हूं। अचानक मैं उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसके शब्द और भावनाएं मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैंने उसे छोड़ने के लिए कठिनाई से खुद को रोका
और फिर से रोहन के साथ शॉपिंग में व्यस्त हो गई। रात को घर लौटने पर रोहन का फोन आया, लेकिन उस समय मुझे उससे बात नहीं करनी थी। हमारे बीच फोन पर जो रोमांस होता था वह मुझे अब महसूस नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा, रोहन, मैं बहुत थक गई हूं, कल बात करेंगे। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया, लेकिन सच तो यह था कि मैं संतोष को फोन करना चाहती थी। फोन उठाते ही उसने पूछा, आज क्या किया? मैंने जवाब दिया, मैं रोहन के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। लेकिन तुमने क्या किया? वह बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे विचार में खोया हुआ था। उसने कहा, अगर कल टाइम हो तो प्लीज मेरे साथ खाने आना। मैंने उसे साफ साफ कहा कि मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है मैं शादी करने जा रही हूं। यह कहकर मैंने फोन रख दिया। लेकिन अगले दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, दोपहर के 12 बजे मैं उसके घर पहुंची। संतोष ने मुझे देखकर हंसते हुए अंदर बुलाया। खाने के बाद हम सोफे पर बैठे थे। अचानक वह मुझ पर झुका और रोने लगा, उसकी भावनाएं व्यक्त करने लगा। उसने पूछा, तूने कल कहा था कि आएगी नहीं, तो आज कैसे आई? क्या तुझे भी मेरे जैसा ही महसूस हो रहा है? फिर ये दूरी क्यों? चल इसे मिटा दे। संतोष ने कहा, तू मेरी है, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, चल मेरे साथ। वह मुझे अपनी गाड़ी से मेरे घर लेकर गया और सीधे अंदर चला गया। मेरे माता पिता ने उसे अजीब नजरों से देखना शुरू किया। संतोष ने अपने आप को पहचान कराया और फिर कहा, अब हम दोनों एक हो चुके हैं, हम अलग नहीं हो सकते। मेरी चेहरे पर उसके शब्दों से लालिमा आ गई। मुझे शर्म आ रही थी और मैं देख रही थी कि वह मेरे मम्मी पापा को यह कैसे बताएगा। मेरे माता पिता ने बड़े आश्चर्य से उसे देखा। पापा ने कहा, लेकिन बेटा, तुझे कुछ दिनों बाद रोहन के साथ शादी करनी है। संतोष ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और जिसमें सिंदूर था। उसने तुरंत वो सिंदूर मेरी मांग में भर दिया और कहा, सुनीता, अब तू मेरी पत्नी है। इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले गया। मैं उस क्षण में क्या बोलूं? मैं उस भूकंप में बह गई थी। हमारा शादी टूट जाने के कारण रोहन का दिल टूट चुका था और मेरे माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अनजान लड़के के इतने करीब कैसे पहुंच गई और कैसे मैंने अपनी शादी तोड़कर उसके साथ रहने का निर्णय लिया। लेकिन शायद यह प्रेम था। प्रेम में हम कई बार होश खो देते हैं और यही मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 50 साल है और मैं गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा काम की वजह से शहर में रहता है। 4 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसे और उसकी पत्नी को देखने के लिए शहर जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और बहू घर में अकेली थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, इतनी दूर से आपको हमारी याद कैसे आई? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहू, तुम जानती हो कि मैं कितनी दूर रहता हूं। अब मेरी उम्र हो गई है और आने जाने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ, इसलिए आ गया। बहू ने कहा, सही है ससुर जी, अब जब आप आए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रहिए। ऐसे ही 2-3 दिन में वापस मत जाइए। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, बहू, अब मैं 2-3 महीने यहीं रुकने का सोच कर आया हूं। मेरी बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, आप तो अब पहले से ज्यादा भरदार लग रहे हैं। गांव का खाना बहुत अच्छा होता है, ऐसा लगता है। मैंने भी हंसते हुए कहा, बहू, गांव का खाना और कामकाज का असर है। अब यह बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, वह कहाँ गया है? मेरी यह बात सुनते ही बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गईं? जब मैंने बहू से बेटे के बारे में पूछा तो वह कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से बोली, ससुर जी, मैं आपको क्या बताऊं? कुछ दिनों पहले हमारा झगड़ा हुआ और वह गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया? यह कैसे हो सकता है? बहू ने दुखी होकर कहा, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं पहचानते। वह मुझसे प्रेम नहीं करते। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं,
लेकिन उन्होंने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति से प्रेम और सुख पाने का हक नहीं है? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरा भी मन है। मुझे भी उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, पर बहू, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों की? बहू ने उदास होकर कहा, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालत और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो, मुझे मेरे बेटे का पता लगाने दो, मैं उसे ढूंढकर यहां लेकर आऊंगा। तभी बहू ने कहा, ससुर जी, उनके ऑफिस के दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा फिलहाल उनके साथ है। शायद वह गुस्से में है और समय लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और समझाया, बहू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। फिर बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, इन सब बातों को छोड़िए, आप बताइए, यहां आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, यहां आकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर बहू थोड़ी शर्मा गई और बोली, तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मैंने हंसते हुए कहा, पहले भी तुम सुंदर थी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। शायद यह मेरी उम्र का असर है कि मैं चीजों को अब और ज्यादा महसूस कर रहा हूं। मेरी बहू स्वभाव से बहुत खुली और मोकला मन की थी। मैंने जो कुछ भी कहा उसने उसे सहजता से लिया। न तो वह मेरी बातों का बुरा मानती थी और न ही उनमें कोई शर्म महसूस करती थी। वह सहजता से हंसती और खुलकर बातें करती थी। थोड़ी देर बाद बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो भी पूछना है। वह बोली, सासू मां के निधन के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ आनंद लिया है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर हंसते हुए बोला, बहू, तुम जानती हो कि मैं नई उम्र की लड़कियों में कोई रुचि नहीं रखता। मुझे तो तुम्हारे जैसी ही उम्र की महिलाएं पसंद हैं। मेरे जवाब पर वह थोड़ा चौंकी और फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ, मुझे पता है। शायद यही वजह है कि आप हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैं भले ही इतने दिनों से तुमसे दूर था, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बातें सब मेरे मन में रहती थी। मेरी बात सुनकर बहू ने पहली बार हल्की सी शर्म महसूस की। वह थोड़ी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि वह अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। वह स्क्रीन पर इतनी ध्यान से देख रही थी कि उसे मेरे कमरे में आने का आभास तक नहीं हुआ। मैंने सहजता से पूछा, बहू, तुम क्या देख रही हो? मेरी आवाज सुनते ही वह चौंकी। उसने तुरंत लैपटॉप का स्क्रीन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही थी? लेकिन उसने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया और जानबूझकर बात को बदलने की कोशिश की। उसने कहा, ससुर जी, आप यहां क्यों आए? कुछ चाहिए था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, सच कहूं तो मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो। वह तुरंत उठ गई और बोली, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ तैयार करती हूं। इसके बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके व्यवहार में हल्की बेचैनी थी, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही थी। जब बहू कमरे से बाहर गई तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा, आखिर ऐसा क्या है जो बहू इतनी गंभीरता से देख रही थी और मेरे आने पर उसने इतनी जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया? मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल लगा। मैंने धीरे से बहू का लैपटॉप चालू किया। जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, मैं हैरान रह गया। जो कुछ मैंने स्क्रीन पर देखा, उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि बहू इतनी बेचैन क्यों थी
और क्यों उसने लैपटॉप तुरंत बंद कर दिया था। यह सोचकर मैं उलझन में पड़ गया कि इस विषय पर बात करना सही होगा या नहीं। उसी समय मुझे बहू के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह वापस कमरे में आ रही थी। मैंने घबराहट में लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया और उसे बगल में रख दिया, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। बहू कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। आप भूखे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कुछ तैयार कर दिया। चलिए, खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैं उससे सीधे बात करूं। मैंने सोचा, अगर मैं बहू से पूछूं कि क्या वह मुझसे अपने मन की बात करना चाहती है या अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं, तो शायद वह नाराज हो जाएगी। यह सोचकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं समझ गया कि यह विषय संवेदनशील है और इसे बिना उसकी मर्जी के छेड़ना उचित नहीं होगा। मैंने उससे कुछ भी पूछने का इरादा त्याग दिया और उसके साथ भोजन करने चला गया। एक रात जब सब कुछ शांत था तो मैंने अपनी बहू के कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रही हो। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन बातचीत के स्वर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन को बेचैन कर दिया। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को बहू किससे बात कर रही है। कुछ मिनटों तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैंने बिना कोई आवाज किए अंदर झांकने की कोशिश की। बहू फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुंचे। मैंने उसे कहते सुना, तुम्हें इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा और पूरी रात मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके यह शब्द सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। मैंने खुद से कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? क्या यह वही बहू है जिसे मैंने हमेशा सीधा साधा और मोकला मन का समझा था? वह ऐसा क्यों कह रही है? किससे बात कर रही है? इसके बाद मैंने देखा कि बहू फोन काटने के बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तैयारी कर रही हो। उसकी हरकतों ने मेरे मन में और भी ज्यादा संदेह भर दिया। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने सोचा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वह गलत समझ सकती है। इसलिए मैं धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया। अपने बिस्तर पर लेटते ही मेरे मन में बहू की बातें और उसकी हरकतें घूमने लगी। वह किससे बात कर रही थी? क्या वह सच में किसी को घर बुला रही थी? और अगर ऐसा है तो क्यों? उस रात मैं सोने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। बहू की कही बातों और उसके व्यवहार पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन में लगातार सवाल उठते रहे और मैं यह सोचता रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि बहू स्नान करके कमरे से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों में तौलिया लिपटा हुआ था और वह बाल सुखाने में व्यस्त थी। उसकी सादगी और ताजगी देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा और उससे कहा, बहू, मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। वह मुस्कुराते हुए रसोई में गई और थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। जब वह मेरे पास नाश्ता देने आई तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वह संतुलन नहीं रख पाई और फर्श पर गिर गई। गिरते ही वह दर्द से कराहने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी मदद के लिए झुक गया। मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जब मैंने उसके हाथों को छुआ तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस पल मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने के बहाने उसके हाथों को थोड़ी देर तक मजबूती से पकड़े रखा। शायद मैं यह जानना चाहता था कि वह इस स्थिति को कैसे महसूस कर रही है। बहू ने मेरी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरों में न कोई विरोध था और न ही कोई शिकायत। मैंने सोचा कि शायद वह भी इस पल को महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठने में मदद की। वह संभल कर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। मैंने उससे पूछा, बहू, तुम ठीक हो ना?
कहीं चोट तो नहीं लगी? वह मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ ससुर जी, बस जरा सा फिसल गई थी। आप जरा बैठिए, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। इसके बाद वह वापस रसोई की ओर चली गई और मैं हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा कि वह मेरी ओर तिरछी नजर से हंस रही थी। अब मुझे भी बहू के बारे में ऐसे विचार आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसे मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैंने उस घटना को वहीं भुला दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। यह स्पर्श बेहद कोमल और स्नेहपूर्ण था, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मेरे सामने बहू बैठी थी। वह शांत और स्नेह भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी मेरे सिर पर थे। मैंने थोड़ा चौंक कर पूछा, बहू, तुम यहां इस समय? क्या हुआ? बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं ही हूं, चिंता मत करो। बस आपके सिर पर हाथ फेरते फेरते मैं यहां बैठ गई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे उसके व्यवहार पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहू ने गंभीरता से मुझसे पूछा, ससुर जी, आपको मेरे बारे में क्या लगता है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बहू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी, मैं जो कहना चाहती हूँ शायद वह आप पहले ही समझ गए होंगे। मेरे दिल की बात आपको पता चल गई होगी। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि मुझे देखकर आपके मन में कैसी भावना आती है। मैंने कहा, बहू, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बहू ने कहा, हाँ बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा, बहू, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं काफी दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। बहू ने पूछा, तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा, हमारा एक पवित्र रिश्ता है, सास और बहू का, और मैं नहीं चाहता कि यह बदनाम हो। मेरे यह बोलने पर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, अब आप ही मुझे खुशी दे सकते हैं। तब मैंने कहा, बहू, यह सही मौका है। फिर मैंने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब और सहन नहीं होता, चलो जल्दी हम आनंद लेते हैं। और फिर हमने उस रात 3-4 बार आनंद लिया। उस दिन तुम अपने लैपटॉप के साथ अपने कमरे में बैठी थी, और जब तुम नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई, तब मैंने तुम्हारे लैपटॉप में जो देखा उससे मुझे यह समझ में आया कि जो खुशी तुम्हें चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसलिए मैंने आज इस सही मौके का फायदा उठाकर तुम्हें खुशी दी। फिर बहू ने कहा, ससुर जी, जब आपका बेटा मुझे छोड़कर गया था तब मुझे बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने कहा, लेकिन बहू, तुम्हारा कहना था कि तुम्हारा बेटा गुस्से में कहीं चला गया है। बहू ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे लगा कि तुम इतने दिनों बाद आए हो और तुम आकर परेशान मत हो। अगर तुम परेशान होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू ने कहा, जब वह मुझे छोड़कर गया था तब से मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रहीं। यह कहकर वह उदास हो गई। मैंने कहा, बहू, तुम उदास मत हो। जब तक मेरा बेटा तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तब तक मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। यह सुनकर बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैं बहू के घर में 6 महीने रहा और 6 महीने मैंने रोज उसके साथ समय बिताया। दोस्तों, जब किसी औरत को अपने पति से मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक संतोष नहीं मिलता तो वह बाहर कहीं और इस संतोष की खोज कर सकती है। यदि किसी महिला की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वह अपने सुख के लिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर सकती है। पति को अपनी पत्नी की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न जाए और अपने रिश्ते में संतुष्ट रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।